हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, हमने सीखा था सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उसी पे बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से हैं जो एक्चुअली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आई होप इन क्वेश्चन को सॉल्व करता हुआ देख आप बेसिकली वो आइडियाज जनरेट कर पाएंगे इन द एग्जामिनेशन हॉल जो जेई एक्चुअली पूछता है। और लास्ट में हम जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो एज इट इज एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट का ये आखिरी लेक्चर। अब यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें कि लेट लैम्डा एंड अल्फा बी रियल, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड अल्फा फॉर विच। तो आपके पास एक साइमल्टेनियस होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, क्योंकि यहां पे आपके कांस्टेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। ठीक है। अब अगर यहां से देखते हो तो आपको बताना है लैम्डा और अल्फा के बारे में फॉर विच द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमने देखा था कि दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारा कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो उस केस में हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि अगर हमारे कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो तो उस केस में हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा। और यहां हमसे पूछा जा रहा है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में। तो क्लियरली हमें कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कि यहां पे हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट्स के डिटर्मिनेंट को जीरो बनाना है। ठीक है। तो आइए कोएफिशिएंट के डिटर्मिनेंट को जीरो बनाते हैं। तो d जो अगर हम लिखेंगे तो यहां से d की वैल्यू आ रही है लैम्डा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है। यहां है आपके पास 1 कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहां आ जा रहा है आपका -1 साइन अल्फा, है ना, और माइनस कॉस अल्फा। अब इसको एक्सपैंड करके हमें इसको जीरो बना देना है। तो आइए एक्सपैंड करते हैं बिना कुछ सोचे, सीधे फर्स्ट रो के अबाउट इसको एक्सपैंड करते हैं। तो यहां से लैम्डा टाइम्स ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, लैम्डा के साथ अगर हम निकालेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है। माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो सम होके तो ये 1 ही हो गया। ठीक है। फिर फर्स्ट कॉलम के अबाउट चलिए एक्सपैंड कर लेते हैं, क्योंकि यहां कॉन्स्टेंट्स मुझे दिख रहे हैं। तो -1 टाइम्स ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो माइनस ट्वाइस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है। एंड +1, इनफैक्ट ये -1 है, तो इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ये माइनस कॉस 2 अल्फा होता है, तो माइनस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये भी तो हमारा साइन 2 अल्फा हो गया। तो यानी यहां से अगर हमने देखा तो माइनस लैम्डा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से तो लैम्डा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा तो बड़े आसानी से निकल गई, और वो है क्या हमारे पास, साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा। तो एक तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लेकिन ये लैम्डा वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा आई। एंड अल्फा फॉर विच, तो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा निकालना है। तो लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करके अल्फा की क्या क्या वैल्यूज आती है वो हमें निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 हमारे पास कंडीशन हो जाएगा कि साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है। दोनों तरफ हम 1/√2 से डिवाइड कर देते हैं, 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1/√2 साइन 2 अल्फा एंड प्लस 1/√2 कॉस 2 अल्फा आ गया। ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस π/4। ठीक है। और इसको मैं कॉस π/4 लिख सकता हूं। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का सोल्यूशन लिखना हमें आता है, वो हो जाएगा 2 अल्फा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4, है ना। तो यानी यहां से 2 अल्फा की वैल्यू आ गई 2n पाई प्लस माइनस π/4 एंड प्लस π/4। तो एक बार सिचुएशन होगा कि प्लस π/4 एंड प्लस π/4, और दूसरी बार सिचुएशन होगा -π/4 प्लस π/4। तो यानी यहां से दो वैल्यूज आपकी आने वाली हैं
2n पाई, और ठीक है ये तब होगा जब यहां माइनस और यहां प्लस लिया आपने, और दूसरा यहां प्लस और यहां प्लस, तो इसको मैं m लिख देता हूं, तो 2m पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई, अल्फा इज आइदर n अल्फा n पाई और m पाई प्लस पाई बाई 4। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में बस कॉन्सेप्ट यही था कि आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, तो कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट को आप क्या कर दो, 0 कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो तीनों केसेस हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। तो यहां पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे पूरा का पूरा सॉल्व करके कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z सारे निकाल के देखने पड़ेंगे, तभी जाके हम सारे केसेस को कवर कर पाएंगे। ठीक है क्या? तो चलिए यहां पे सबसे पहले तो हम d निकाल लेते हैं, यानी कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट। तो ये है हमारे पास 2p 6 1 2 q एंड देन 1 1 3। ठीक है, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर लेते हैं। तो ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा 6 माइनस क्यू, है ना, फिर -1 टाइम्स यहां हो गया 3p माइनस 6 एंड प्लस 1 टाइम्स ये हो जाएगा आपके पास pq माइनस 12। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। कांस्टेंट टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, तो यहां से कांस्टेंट आपका +12 और यहां से कांस्टेंट -12, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहां से कांस्टेंट रहेगा +6, तो 6 हो गया। फिर p का कोएफिशिएंट यहां से -3p, ठीक है, q का कोएफिशिएंट -2q और यहां से आ गया pq। अच्छा, ये तो मुझे फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है। इन दोनों में से अगर q कॉमन ले लीजिए तो p-2, इन दोनों में से अगर 3 कॉमन ले लीजिए तो p-2। तो ये दिख रहा है p-2 इंटू q-3 में फैक्टराइज होता हुआ। ठीक है, तो ये आ गई d की वैल्यू। dx निकाल लेते हैं। d ऑफ x, x के कोएफिशिएंट्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करेंगे। तो यहां पे d ऑफ x आ जाएगा हमारे पास 8 5 4, ठीक है, एंड देन p2 and 1, p2 and 1, देन 6q and 3। ठीक है, इसको भी एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां से वैल्यू हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम के अबाउट ही एक्सपैंड करते हैं, तो ये 8 इंटू ये हो जाएगा 6 माइनस q माइनस 5 इंटू यहां से हो जाएगा 3p माइनस 6 एंड प्लस 4 इंटू ये हो गया pq माइनस 12, pq माइनस 12। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद यहां से देखिए +48 माइनस 48 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कांस्टेंट आपके पास बचा 30। ठीक है, q का कोएफिशिएंट यहां से 8, p का कोएफिशिएंट यहां से 15 और ये आपका बन गया 4pq। ठीक है क्या? अच्छा, ये भी फैक्टराइज होगा क्या? ये भी फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो यहां से अगर इन दोनों में से मैं p कॉमन कर लूं तो 4q माइनस 15, तो 4q माइनस 15 टाइम्स यहां से p कॉमन किया था और यहां से हम क्या कॉमन करें, 2 कॉमन करें। ठीक है, -2, तो ये हो जाएगा p माइनस 2 इज इक्वल टू नहीं, पहले तो हमें d ऑफ x ही निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा d ऑफ x निकल गया। ठीक है, अभी हमें d ऑफ y और d ऑफ z भी निकालना है। ठीक है, तो d ऑफ y में p 2 और 1 के बदले में हम सब्सटीट्यूट करेंगे 8 5 एंड 4, तो हमारे पास 2 1 1 6 q 3 रह जाएगा। एक पेज और ऐड कर लेते हैं, तो d ऑफ y आया हमारा 2 1 1, ये रह जाएगा। ठीक है, 8 5 4 आ जाएगा और यहां रह जाएगा आपके पास 6q3। ठीक है, एक्सपैंड कर लेते हैं फर्स्ट कॉलम के अबाउट, तो ट्वाइस 15 माइनस q माइनस 1, तो ये 24 माइनस 6 बन जाएगा।
ठीक है, 24 माइनस 6 एन प्लस 1, यहाँ से आपके पास बचा 8q माइनस 5q माइनस 30, ठीक है, तो 8q माइनस 30। p यहां नहीं आया, ठीक है, p नहीं आया क्योंकि p वाले कॉलम को तो हमने 854 से सब्सटीट्यूट कर दिया था, ठीक है क्या। तो यहां से अगर हम देखें तो कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं एक बार, तो प्लस 30 माइनस 30 कैंसिल, तो कांस्टेंट टर्म यहां से बनेगा माइनस ये 18 माइनस 18, ठीक है, और q का कोएफिशिएंट देखिए, यहां से आया 8 और यहां से आया -2, तो प्लस 6q, ठीक है, ये d ऑफ y आ गया। d ऑफ z निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 1 1 तो रहेगा यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड वाला अपना रो सेम ही रहेगा जो यहाँ पे था, P21, ठीक है, और यहाँ पे आपका 8 5 एंड 4 आ जाएगा, ठीक है। एक्सपैंड करते हैं फर्स्ट कॉलम के अबाउट, तो ट्वाइस ऑफ ये 8 माइनस 5 तो 3 बन गया, -1 टाइम्स ये 4p माइनस 8, 4p माइनस 8 एंड आपके पास +1 टाइम्स ये बन जाएगा 5p माइनस 16, ठीक है, 5p माइनस 16। कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं, तो यहां से 6 + 8 14 और -16, तो -2 आ गया, और p का कोएफिशिएंट 1 ही आएगा, तो ये आ गया। अब ये सारे हमने dx, d, dy, dz सब कुछ निकाल लिया, एक बार फाइनली हम यहां पे लिख लेते हैं। तो d जो आया था हमारा वो आया था p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3, ठीक है। d ऑफ x जो आया था, ध्यान से देखिए, d ऑफ x आया था 4q माइनस 15 और p माइनस 2, तो 4q माइनस 15 एंड p माइनस 2। d ऑफ y आया था हमारे पास, 6 कॉमन कर लेंगे तो q माइनस 3, 6 टाइम्स ऑफ q माइनस 3, एंड d ऑफ z आया हमारे पास p माइनस 2, ठीक है। अब हमें बताना है कि किन किन वैल्यूज के लिए हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, और आपके पास नो सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहला केस देखते हैं नो सोल्यूशन का, ठीक है। नो सोल्यूशन में देखिए कि अगर p इज इक्वल टू 2 होता है तो d 0 हो जाएगा, dx 0 हो जाएगा, dy नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। q इज इक्वल टू 3 रहता है तो d 0 हो जाएगा, dy 0 हो जाएगा, बट यहां पे dx और dz नॉन जीरो रहेंगे। तो फॉर नो सोल्यूशन यहां क्लियरली हमें दिख रहा है, फॉर नो सोल्यूशन हमारे पास p की वैल्यू 2 एंड q की वैल्यू 3 होनी चाहिए, और q की वैल्यू, p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 3, यानी p2 q कोई भी रियल हो तो भी हमारा काम चल जाता है ना। और हमारे पास इनफैक्ट p2 रहे, है ना, तो d0 ये 0 ये 0 ये नॉन जीरो रह जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि p इज इक्वल टू 2 एंड q नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। q की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर p2 और q 3 हो गया तो उस केस में ये तो आपका 0 हुआ ही, ये तो पहले भी 0 हो गया था p2 के लिए, ये भी p2 के लिए 0 हो जाएगा, q इज इक्वल टू 3 रहेगा तो भी फिर ये भी 0 हो जाएगा, तो सारे ही 0 हो गए। तो इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस बन जाएगा। तो फॉर नो सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए p इज इक्वल टू 2 एंड q नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q। अच्छा, q पे कुछ कंडीशन हम डाल सकते हैं क्या, q इज इक्वल टू 3 लेंगे तो यहां पे ये 0 हो जाएगा, ये नॉन जीरो रहेगा, ये 0 हो जाएगा। हाँ, तो एक और आपके पास कंडीशन ये भी हो सकता है कि q इज इक्वल टू 3 एंड p नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका किसके लिए हो जाएगा, नो सोल्यूशन का, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग यहां पे यूनिक सोल्यूशन का। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए तो क्लियरली आपका d नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए आपके पास d नॉट इक्वल टू 0, d नॉट इक्वल टू 0 यानी कहने का मतलब p नॉट इक्वल टू 2 एंड q नॉट इक्वल टू 3, ये होना चाहिए। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए, थर्ड केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए हमें साफ साफ पहले ही केस में क्लियर हो गया था
इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए आपके पास P इज इक्वल टू 2 एंड Q इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक है क्या? क्योंकि P इज इक्वल टू 2 और Q इज इक्वल टू 3 होगा तो ये सारे जीरो हो जाएंगे। D भी जीरो हो जाएगा, dx भी जीरो हो जाएगा, dy भी जीरो हो जाएगा और dz भी जीरो हो जाएगा। ठीक है? तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए जहां पे आपको तीनों कंडीशंस के लिए निकालना हो तो उस केस में तो फिर आपको d, dx, dy, dz सब कुछ निकालना पड़ेगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस दिस एंड दिस, जहां ए बी सी नॉट इक्वल टू 1 दिया हुआ है, हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ। अब यहां पे भी देखिए हमें बात करनी है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, ये तीनों इक्वेशन, ये देखिएगा तो ये होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, और होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की बात करनी है, यानी हमें कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट क्या करना होगा? जीरो करना होगा। ठीक है? तो आइए कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट जो बनेगा वो हो जाएगा हमारे पास अल्फा 1 1, है ना, 1 बी, अल्फा नहीं बल्कि ए है ये। ठीक है? b1 एंड देन यू हैव 1 1 एंड c इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो चीज हमें प्रूव करनी है उसमें हमारे पास 1 माइनस ए का टर्म है, 1 माइनस बी का टर्म है और 1 माइनस सी का टर्म है। तो हम कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन करने से पहले हम ये टर्म्स अपने डिटर्मिनेंट में जनरेट कर लें। ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अब देखिए C1 को रिप्लेस कर रहा हूँ C1 माइनस C3 से, C2 को रिप्लेस कर रहा हूँ C2 माइनस C3 से, है ना। तो जब मैंने ये ऑपरेशन किया तो ध्यान से देखिए हमारे पास बन जाएगा ये a माइनस 1, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस सी। ये बन जाएगा आपके पास 0, ये बन जाएगा b माइनस 1 और ये बन जाएगा 1 माइनस सी, और यहाँ पे आपका 1 1 और c रह गया। ठीक है? इसको इज इक्वल टू 0 करना है। फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड कर देते हैं क्योंकि रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा आसान दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा a माइनस 1 टाइम्स दिस इंटू दिस, यानी b माइनस 1 इंटू सी एंड माइनस ऑफ 1 माइनस सी। ठीक है क्या? एंड देन ये तो 0 हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग प्लस 1 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट 0, और यहाँ पे आपका आ गया 1 माइनस सी इंटू बी माइनस 1, है ना। ये आ गया। अब देखिए ध्यान से, हमें 1 माइनस ए चाहिए था, 1 माइनस बी चाहिए था और 1 माइनस सी चाहिए था। तो हम कोशिश करेंगे कि a माइनस 1 को 1 माइनस ए लिखें, 1 माइनस ए में कन्वर्ट करें, इसको 1 माइनस बी में कन्वर्ट करें। ठीक है क्या? तो यहाँ पे जब इसको फाइनली लिखेंगे तो इसको नेगेटिव ऑफ 1 माइनस ए लिखते हैं और इसको नेगेटिव ऑफ 1 माइनस बी, दोनों का प्रोडक्ट होगा तो 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी टाइम्स सी हो जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी टाइम्स सी आ गया। ठीक है? फिर यहाँ पे ये 1 माइनस ए नेगेटिव साइन के साथ है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो ये बन जाएगा प्लस ऑफ 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी, 1 माइनस सी, सॉरी। ठीक है? और यहाँ पे आपके पास इसका अगर नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है, तो ये माइनस ऑफ 1 माइनस सी, इनफैक्ट ये पहले ही माइनस के साथ था साइन। ठीक है? ठीक है, तो ये माइनस साइन इसमें मैं एडजस्ट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी जो चाहिए था वो हमें डिनोमिनेटर में चाहिए था। तो पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या करता हूं, डिवाइड बाई 1 माइनस ए, 1 माइनस बी और 1 माइनस सी से। ठीक है? तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा, देखिए ध्यान से, c अपॉन 1 माइनस सी प्लस यहां पे बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस बी एंड प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए। ठीक है क्या? यहां पे हमें 1 अपॉन 1 माइनस सी चाहिए था, लेकिन यहां पे दिया हुआ है c अपॉन 1 माइनस सी। ठीक है? तो अभी हम क्या करें, यहां पे एक काम करते हैं, यहां -1 + 1 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा c माइनस 1 + 1। ठीक है? और अपॉन 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस ए बी एंड 1 माइनस ए। अब ध्यान से देखिए जरा,
ये 1/1 - c तो आ गया हमारे पास, और c-1/1 - c -1 आ जाएगा। यानी ये एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया, ध्यान से देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद, 1 अपॉन 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये जो -1 आया इसको मैंने उधर भेज दिया, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई। यानी इसकी जो वैल्यू हमें निकालनी थी, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई, 1, एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर है हमारे पास, इफ c इज लेस देन 1 एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट, देन द पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ b आर। अब देखिए ध्यान से, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यानी ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तीनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन अगर हमें कंसिस्टेंट दिया हुआ है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब ये तीनों कंकरेंट लाइंस हैं। क्या है, कंकरेंट लाइंस। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर 3 कंकरेंट लाइंस होते हैं तो उसका कंडीशन बड़ा सिंपल सा है कि तीनों का जो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म से जो डिटर्मिनेंट बनाते हैं वो 0 आना चाहिए। तो यहां आपके पास हो गया कि लाइंस आर कंकरेंट। कंकरेंट कहने का मतलब कि दो के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही तीसरा लाइन पास कर रहा है। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो कंडीशन आपके पास आ जाता है वो ये आता है कि इनके कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट 0। तो 1, 1, -1, ठीक है। यहां आपके पास हो जाएगा 2, -1 एंड -c। यहां से आपके पास आ जाता है b, 3b एंड -c। ये वैल्यू आपकी 0 आनी चाहिए। एक्सपैंड कर लेते हैं, तो एक्सपैंड करिएगा तो ये आ जाएगा, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। तो 1 इंटू ये हो जाएगा आपका c माइनस और प्लस हो जाएगा 3bc। ठीक है, फिर आपके पास -1 टाइम्स, यहां से आ गया -2c एंड प्लस bc। ठीक है, एंड -1 टाइम्स, यहां से आ जाएगा 6b प्लस b, तो 7b इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक्सप्रेशन जो बन जाएगा आपका c प्लस c के कोएफिशिएंट्स एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो एक यहां से c है और एक यहां से c है, तो ये आ गया 3c। ठीक है, फिर bc के कोएफिशिएंट एक साथ ले लेते हैं, तो यहां से 3bc और यहां से -bc, तो 2bc आ गया, है ना। और यहां से है आपके पास -7b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया। अब देखिए हमारे पास c पे एक कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि c लेस देन 1, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको निकालना है पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ b। तो एक काम करते हैं कि c की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ b एक्सप्रेस कर देते हैं। तो यहां से अगर मैं c कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा 3 + 2b, है ना, और ये इज इक्वल टू 7b आ गया। तो यहां से c की वैल्यू आ गई 7b अपॉन 3 + 2b, और ये वैल्यू आपको लेस देन 1 दी हुई है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं, बस आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो इनइक्वालिटी आ चुकी है हमारे पास 7b अपॉन 3 + 2b -1 लेस देन 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा 5b - 3 अपॉन 3 + 2b इज लेस देन 0। ठीक है, वेवी कर्व हमने पढ़ा था, तो यहां से b की जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो -3/2 है ना, और ये न्यूमरेटर के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आ जाएगी वो 3/5। ठीक है, साइन स्कीम अगर मैं बनाऊं इसका,
तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें नेगेटिव के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए, तो यानी बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो -3/2 से 3/5 के बीच में आएगी, एंड दिस इज योर आंसर। तो हमें जो पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ बी निकालनी थी, वो पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ बी क्या आ जाएगा, फ्रॉम -3/2 टू 3/5। ठीक है, तो चलिए अगला एक सवाल लेते हैं। ये जेईई एडवांस 2023 का ही सवाल है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, मैट्रिक्स मैच का एक क्वेश्चन है। अब देखिए यहां से जो अलग अलग केसेस हमें देखने हैं, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और दो यूनिक सोल्यूशन आपको दिए भी हुए हैं, तो वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इतना तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसमें मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ एक मैट्रिक्स मैच सवाल है, तो इसमें तो आपको +3 और -1 वाला केस ही मिलने वाला है, यानी दिस विल बी ट्रीटेड एज जस्ट वन क्वेश्चन एंड नॉट दीज 4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप सीधे डेल्टा मतलब डी, डी एक्स, डी वाई, डी जेड सारा निकालने की कोशिश करिएगा, तो ये इस क्वेश्चन के मेरिट से बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितना इस क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है, उससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो थोड़ा दिमाग लगा के हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिमाग क्या लगाएंगे कि हम पहले देखेंगे कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और फिर उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ही हम अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। तो एक तो हमें दिया हुआ है कि बीटा की वैल्यू हाफ ऑफ 7α-3, एक बार ये इक्वल दिया हुआ है और एक बार नॉट इक्वल दिया हुआ है। यानी क्लियरली ये केस जो इंप्लाई करना चाहिए मेरे हिसाब से, वो ये इंप्लाई करना चाहिए कि या तो इस केस में आपका d इज इक्वल टू 0 हुआ होगा और d नॉट इक्वल टू 0 हुआ होगा। तो क्लियरली बीटा इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है, तो इन दोनों केसेस में हमारा d 0 हुआ होगा, और इन दोनों केसेस में हमारा d नॉन 0 हुआ होगा, तभी बीटा नॉट इक्वल टू दिस दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं अभी d वगैरह निकालने के मूड में हूं नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उधर से मेहनत बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो सिंस हमें नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस डिस्कस करना है, मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट तरीका बताया था। तो वो शॉर्टकट तरीके में मैंने क्या बताया था कि ये वैसे प्लेन्स के इक्वेशन होते हैं। तो मान लेते हैं ये प्लेन P1 है, ये प्लेन P2 है, और ये प्लेन P3 है ना। फिर मैंने बताया था कि इसका एक मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं हम, और मैट्रिक्स इक्वेशन में अगर R1 इज इक्वल टू लैम्डा R2 प्लस म्यू R3 हो, और कांस्टेंट भी आपका D1 इज इक्वल टू लैम्डा D2 प्लस म्यू D3 को अगर सेटिस्फाई करे, दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें, ठीक है, तो उस केस में हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। और अगर दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई ना हो, तो उस केस में हमारा नो सोल्यूशन होता है। तो हम वही वाला अप्रोच लेने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में मैं क्या बनाता हूं कि P1 इज इक्वल टू लैम्डा P2 प्लस म्यू P3 वाला केस। ठीक है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग में लैम्डा और म्यू निकालने की कोशिश करूंगा। कैसे? तो पहले हम कोएफिशिएंट्स के ऊपर ये अप्लाई करेंगे और फिर कांस्टेंट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो कोएफिशिएंट्स के ऊपर अगर अप्लाई करते हैं, तो x का कोएफिशिएंट है हमारे पास यहां पे P1 का 1, तो फॉर x कोएफिशिएंट, ठीक है, x कोएफिशिएंट के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो 1 इज इक्वल टू, ठीक है, 1 इज इक्वल टू यहां पे लैम्डा इंटू 1 प्लस 2 इंटू म्यू आ जाएगा। तो लैम्डा इंटू 1 प्लस 2 इंटू म्यू। ठीक है, ये x कोएफिशिएंट के लिए हुआ। y के कोएफिशिएंट के लिए अगर हम देखें, y कोएफिशिएंट के लिए, तो यहां पे कोएफिशिएंट है 2, यहां पे कोएफिशिएंट है 0, यहां पे कोएफिशिएंट है -3, तो 2 इज इक्वल टू -3 म्यू हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू -3 म्यू। ठीक है, फिर यहां से अगर हम देखें z का कोएफिशिएंट, तो 1 इज इक्वल टू ये अल्फा लैम्डा प्लस बीटा म्यू हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू ये z कोएफिशिएंट के लिए 1 इज इक्वल टू अल्फा लैम्डा प्लस बीटा म्यू। तो ये हमने पहले क्या किया, वो R1 इज इक्वल टू लैम्डा R2 प्लस म्यू R3 वाला सीन यूज किया। तो देखिए यहां पे हमने म्यू की वैल्यू निकाल ली, तो -2/3। इसको यहां सब्सटीट्यूट करोगे आप, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 7/3।
ठीक है क्या, 7/3। यानी यहां से अगर इन दोनों वैल्यूज को आप यहां सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास वो वाला कंडीशन आ जाएगा जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो 1 इज इक्वल टू 7α/3 है ना, एंड -2 β/3। तो यहां से देखोगे तो बीटा इज इक्वल टू 1/2 7α-3 आ जाएगा, जो आपको क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है। यानी इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग हमारे प्लेन्स में जो रिलेशन आया वो P1 इज इक्वल टू 7p2/3 -2p3/3 आया। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन अभी किस पे फॉलो हुआ है, अभी सिर्फ कोएफिशिएंट वाले डिटर्मिनेंट्स पे फॉलो हुआ है, यानी कोएफिशिएंट वाले मैट्रिक्स पे फॉलो हुआ है। ये कांस्टेंट वाले डिटर्मिनेंट पे भी फॉलो, मैट्रिक्स पे भी फॉलो होना चाहिए। तो कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग अगर हमने देखा तो 7, 11 और गामा है। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस चाहिए, इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस चाहिए, अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस चाहिए तो आपके पास ये जो कांस्टेंट भी है ये भी यही वाला रिलेशन फॉलो करना चाहिए, है ना। तो 7 इज इक्वल टू 11 टाइम्स लैम्डा प्लस गामा टाइम्स म्यू होना चाहिए। तो 7 इज इक्वल टू 11 टाइम्स लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू ही डाल देते हैं सीधे। ठीक है, चलो पहले एक बार लैम्डा लिख लेते हैं। 11 लैम्डा प्लस गामा म्यू आना चाहिए। लैम्डा और म्यू की वैल्यू पता है, तो 7 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 7/3, तो 77/3 है ना, एंड -2 गामा अपॉन 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से गामा की वैल्यू आ जाएगी 28। गामा की वैल्यू क्या आ गई, 28। यानी कहने का मतलब कि गामा इज इक्वल टू 28 के लिए हमारा जो कोएफिशिएंट है, यानी ये जो इक्वेशन है ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगा, यानी तीनों प्लेन्स जो हो जाएंगे वो डिपेंडेंट इक्वेशन हो जाएंगे। और हमने ये बात करी थी कि अगर प्लेन्स का इक्वेशन डिपेंडेंट इक्वेशन हो जाता है तो वो किसका कंडीशन होता है, वो कंडीशन हो जाता है इनफाइनाइट सोल्यूशन का। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन में आपके पास जो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है वो भी आपको R1 इज इक्वल टू लैम्डा R2 प्लस म्यू R3 फॉलो कर रहा है, और जो कांस्टेंट भी है वो भी D1 इज इक्वल टू लैम्डा D2 प्लस म्यू D3 फॉलो कर रहा है। यानी ये वाला जो सीन बनेगा, ये वाला सीन, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस है। ठीक है, तो ये इसमें हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। और जैसे ही आप लैम्डा नॉट इक्वल टू 28 करोगे तो कोएफिशिएंट वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है, R1 इज इक्वल टू लैम्डा R2 प्लस म्यू R3। कांस्टेंट आपका नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस केस में आपका हो जाएगा नो सोल्यूशन। तो ये दोनों तो बड़े इजीली हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो P का 3 एंड Q का 2, तो कौन कौन से ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो A और B ऑप्शन बचे अब हमारे पास। A और B ऑप्शन के लिए अब हमारे पास सबसे अच्छा कंडीशन कौन सा दिख रहा है, तो ये S वाला दिख रहा है मुझे। क्यों, क्योंकि अल्फा और गामा दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है। तो अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 1 यहाँ पे डाल देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास x प्लस जेड इज इक्वल टू 11 आ जाता है। x प्लस जेड इज इक्वल टू 11 अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो y की वैल्यू क्लियरली हमारे पास आ जाती है। देखिए, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्लियरली हमें x प्लस जेड इज इक्वल टू -2 आ जाता है। तो y इज इक्वल टू -2 तो सीधे सीधे आ गया। यानी इस वाले केस में हमारा y का सोल्यूशन -2 आना चाहिए था। तो देखो कोई है क्या जिसमें y का वैल्यू -2, तो ये वाला है। तो s की वैल्यू, s किससे मैच हो जाएगा, 4 से मैच हो जाएगा। तो देखते हैं a और b में कौन सा हमारा एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है। दोनों में ही s इज इक्वल टू 4 है, फंस गए। तो r वाले ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहां अल्फा इज इक्वल टू 1 और गामा नॉट इक्वल टू 28 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या r का 5 वाला ऑप्शन सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं। तो इस केस में अगर आप देखते हैं तो x इज इक्वल टू -15, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0 दिया हुआ, और अल्फा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो जैसे ही अल्फा इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ पे डाला तो आपके पास x प्लस जेड इज इक्वल टू 11 आया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो तो x प्लस जेड की वैल्यू -15 आ रही है। तो क्लियरली r में 5 तो आपका सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने कोई भी d, dx, dy और dz नहीं निकाला। हमने जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अपने प्लेन्स की 3D में, उसी को यूज करके, और हमने एक शॉर्टकट ट्रिक पढ़ा था, ठीक है, डिटर्मिनेंट में, उसको यूज करके हमने इसको सॉल्व कर लिया।
ठीक है, तो ये सब तरीके आपको पता होने चाहिए। तो दिस बेसिकली फिनिशेज आवर चैप्टर डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में हमने एकदम जीरो से शुरुआत करके और एकदम उस लेवल तक की पढ़ाई करी जहां पे हमारा जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो आई होप इस चैप्टर में आपको वो सब कुछ मिला जिसकी रिक्वायरमेंट आपको एक्चुअली एग्जामिनेशन में होती है। ठीक है, तो अगला चैप्टर जब शुरू करेंगे तो फिर वापस से हमारा प्रोसेस ऑफ थॉट वही रहेगा कि एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे जहां पे आप बहुत ही कंफर्टेबली एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बी कॉन्फिडेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।